नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग में। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट को लेकर, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर। सीटेट की ये परीक्षा क्या होती है? जब हमने कहा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है, इसका अर्थ क्या है? तो शिक्षकों के लिए ये एक केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप ये कह लीजिए। यानी कि इसको पास करने के उपरांत ऐसा नहीं होगा कि इसको पास किया और तुरंत आप शिक्षक बन जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। तो पहला बिंदु तो यही ध्यान रखना है कि ये केवल पात्रता परीक्षा है, जो कि इसके नाम से भी स्पष्ट है। बात समझ आ गई? केवल पात्रता परीक्षा है, इसके नाम से भी ये स्पष्ट है। इस परीक्षा का संचालन निकाय कौन है? आयोजन कौन कराता है इस परीक्षा का? संचालन निकाय। तो इस परीक्षा का संचालन निकाय है सीबीएसई, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इस परीक्षा का संचालन निकाय है, जिसके माध्यम से, जिसके दिशा निर्देशों पर यह परीक्षा का आयोजन होता है। बात समझ आ रही है यहां तक की? अब इस परीक्षा का मोड क्या है? किस माध्यम से यह परीक्षा होती है? परीक्षा मोड देखिए, जब ये परीक्षा होना शुरू हुआ तो ये परीक्षा ऑफलाइन होती थी। ऑफलाइन कहने का मतलब है कि पेन पेपर पर ये परीक्षा होती थी, जहां विद्यार्थी एक परीक्षा भवन में पहुंचते थे, वहां गोले भरते थे। इतना तो समझ पाएंगे, गोले भरते थे विद्यार्थी। उसके बाद में कुछ समय तक ये परीक्षा ऑनलाइन होने लगी, सीबीटी मोड जिसको बोलते थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि विद्यार्थियों को एक कंप्यूटर दिया जाता था, उस कंप्यूटर पर बैठकर विद्यार्थियों को क्या करना होता था? सही विकल्प का चयन करना होता था। पेन पेपर वहां नहीं होता था, उसको बोलते थे ऑनलाइन मोड में है या सीबीटी मोड में है। अभी अगस्त 2023 में देखा गया कि ये परीक्षा फिर से ऑफलाइन हुई है। ऑफलाइन कहने का मतलब है कि वही पेन पेपर पर ये परीक्षा हुई है। विद्यार्थी परीक्षा भवन पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर उनको एक पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट जिसको बोलते हैं। उसमें विद्यार्थियों को अपने प्रश्नों के जो सही विकल्प होंगे उनको गोला भरना होगा। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो ये परीक्षा, अभी इसका संचालन निकाय कौन है? सीबीएसई है। वर्तमान में क्या है इसका मोड? परीक्षा का ऑफलाइन है, यानी कि पेन पेपर पर परीक्षा होगी। बिंदु स्पष्ट है? इस परीक्षा की अवधि को लेकर जान लीजिए। परीक्षा की अवधि कितनी है? परीक्षा में कुल प्रश्न कितने आते हैं? कुल प्रश्न कितने आते हैं? तो अवधि कितनी है? 150 मिनट, या आप कह सकते हैं कि 2.5 घंटे मिलते हैं। 2.5 घंटा मिलता है। बिंदु स्पष्ट है? 150 मिनट मिलते हैं विद्यार्थी को प्रश्नों को हल करने के लिए। कुल प्रश्न कितने आते हैं? दोनों ही पेपर की बात हम करेंगे तो कुल 150 प्रश्न आते हैं। पेपर 1 जो होता है, लेवल 1 या प्रथम स्तर का जो होता है, उसमें भी 150 प्रश्न आते हैं। जो पेपर 2 होता है उसमें भी 150 प्रश्न आते हैं। पेपर 1 के लिए भी विद्यार्थी को 150 मिनट मिलते हैं, पेपर 2 के लिए भी 150 मिनट मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। यदि कुल अंक की बात की जाए, कुल अंक, तो कुल अंक भी 150 होते हैं। यानी कि एक पेपर में, पेपर 1 की बात हो या पेपर 2 की बात हो, एक प्रश्न के लिए 1 अंक है, 1 मिनट का समय मिलता है। बिंदु स्पष्ट है? 150 प्रश्न है, 150 मिनट है, और 150 ही अंक निर्धारित किए गए हैं। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट है, 1 अंक निर्धारित है। बिंदु स्पष्ट है? याद ये रखना है, महत्वपूर्ण बात है कि नकारात्मक अंकन नहीं है। नकारात्मक अंकन नहीं कहने का मतलब क्या हुआ? कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप किसी प्रश्न के गलत विकल्प का चयन करते हैं तो सही प्रश्न के जो आपको मार्क्स मिलेंगे उनमें से आपका कोई अंक नहीं कटेगा। बिंदु स्पष्ट है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि यदि आपने किसी प्रश्न का गलत जवाब दिया है तो उस गलत जवाब का एक तरीके आपसे कह लीजिए कि आपको हर्जाना देना होता है, या आपको पनिश मिलता है, उसके लिए पनिशमेंट होता है कि जो आपने सही प्रश्नों का जवाब दिया है, जो आपने सही जवाब दिया है, उसमें से आपके अंक कटते थे। बात समझ पा रहे हैं? ये नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिंदु स्पष्ट है? यानी कि यदि आप भूलवश या त्रुटि से, या सही सभी प्रश्न तो आपको आएंगे नहीं 150 के 150, यदि आप किसी प्रश्न का गलत जवाब भी देते हैं तो भी आपके अंक नहीं कटेंगे। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का? तो 150 प्रश्न है दोनों पेपर में, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। 150 मिनट मिलेंगी, 1 मिनट मिलेगी एक प्रश्न के लिए। 150 ही अंक निर्धारित हैं, 150 अंक निर्धारित हैं। एक प्रश्न के लिए 1 अंक है, 1 मिनट का समय है। प्रश्न कैसे आएंगे आपसे? यानी कि प्रश्न कैसे होंगे? तो एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
बिंदु स्पष्ट है। बहुविकल्पीय प्रश्न कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे, उनमें से सबसे सही विकल्प का चयन आपको करना होगा, या यूं कह लीजिए कि सही विकल्प उन 4 में से कोई एक होगा, उसका चयन आपको करना होगा। बिंदु स्पष्ट है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होती है। एक सुबह की शिफ्ट होती है, सुबह वाली पाली, और एक कह लीजिए दोपहर। बिंदु स्पष्ट हुआ। जो सुबह की शिफ्ट है, सुबह की पाली है, वो 9:30 बजे शुरू होती है और 12 बजे तक आपका पेपर रहेगा। जो दोपहर वाली शिफ्ट है वो 2 बजे आपका पेपर शुरू होता है और 4:30 बजे तक आपकी रहेगी। बिंदु स्पष्ट हुआ। यानी कि 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होती है, एक सुबह एक दोपहर। बिंदु स्पष्ट है यहां तक की। अब असली बात समझते हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 वाली बात है। पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। या जब आप राज्य के अनुसार देखेंगे, क्योंकि ये हमने बात की, ये सीटेट है, यानी कि ये केंद्रीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ऐसे ही हर राज्य अपने स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा कराता है, उसमें राज्य का नाम आ जाता है और साथ में टेट लग जाता है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लेंगे तो यूपी टेट होता है, राजस्थान में लेंगे तो आर टेट होता था, जिसको अब वर्तमान में रीट कहते हैं। बिंदु स्पष्ट है। यानी कि एस टेट कह सकते हैं आप, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो हर राज्य अपने स्तर पर भी कराता है। ये केंद्रीय स्तर पर है, हम सी टेट की बात कर रहे हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का, ये केंद्रीय स्तर पर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा लेवल 1, लेवल 2, यानी कि प्रथम स्तर भी आप कह सकते हैं और द्वितीय स्तर भी आप कह सकते हैं। पेपर 1 भी कहा जाता है, पेपर 2 भी कहा जाता है। अब ये पेपर 1 क्या है? पेपर 1 क्या है? तो पेपर 1 है जो कक्षा 1 से और 5, ये ध्यान रखना है, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों हेतु, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का किसी को शिक्षक बनना है तो उसको पेपर 1 ये पात्रता परीक्षा पास करनी आवश्यक है, अनिवार्य है। बिंदु स्पष्ट हुआ। जब पेपर 2 की बात आती है, या लेवल 2 कह लीजिए आप, तो ये क्या है? इसमें कक्षा 6 से 8, ये ध्यान रखना है, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा है। बिंदु स्पष्ट हुआ। तो पेपर 1 एकदम ध्यान रखेंगे कक्षा 1 से 5, पेपर 2 कक्षा 6 से 8। बिंदु स्पष्ट हुआ। अभी कुछ समय पहले जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो ये था कि इस प्राइमरी लेवल पर, यानी कि कक्षा 1 से 5 की जो शिक्षकों की पात्रता परीक्षा होती थी उसमें पहले बीएड वाले भी शामिल होते थे। 2018 से पहले बीएड वाले नहीं होते थे, वो जो डीएलएड वाले हैं जिनके पास डिप्लोमा है, बीटीसी जिसको उत्तर प्रदेश में पहले कहते थे, जिनके पास डिप्लोमा है, 2 वर्षीय डिग्री नहीं है, बीएड डिग्री है, वो 2 वर्षीय डिप्लोमा अलग होता है। तो जिनके पास वो था वो इस 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते थे। फिर 2018 से ये हुआ कि जो बीएड वाले हैं वो भी इसमें पात्र हैं, वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। अभी पुनः ये कर दिया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए क्या होगा कि जो बीएड डिग्री धारक हैं वो इसमें नहीं फॉर्म डालेंगे, वो इसके लिए अर्हता नहीं। बिंदु स्पष्ट हुआ। अब जो मूल है इन दोनों का, क्योंकि दोनों लेवल की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो दोनों लेवल के लिए अलग अलग हैं। लेवल 1, लेवल 2 या पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं अलग अलग हैं। उसका मूल एक समझ लीजिए आप पहले, फिर हम एक एक करके बिंदुवार तरीके से जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं दोनों के लिए वो बात कर ही लेंगे। मूल ये है कि कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए एक जो भी विद्यार्थी है, एक व्यक्ति है जो कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनने की इच्छा रखता है, उसके लिए आवश्यक था कि उसने कक्षा 12 उच्चतर माध्यमिक पास किया हो और साथ में उसके पास में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में। बिंदु स्पष्ट है। अधिकांश राज्य इसी अर्हता को मानते हैं, किसी एक आध को आप छोड़ दीजिए अपवाद स्वरूप, जैसे हम कहें उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए यहां स्नातक अनिवार्य नहीं होता है। चाहे आप राजस्थान की बात कर लें, चाहे आप सीटेट की बात कर लें, या अन्य राज्यों में भी आप बात कर लें, बिहार में बात कर लें, जब कक्षा 6 से 8 तक की बात आती है तो यहां स्नातक होना अनिवार्य है। बात समझ पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश को अपवाद स्वरूप हमने ये कहा इसलिए क्योंकि वहां जब 2 वर्षीय जो हमने बात की डिप्लोमा की, या बीटीसी कह लीजिए जिसको डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा,
उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो स्नातक मांगता है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उत्तर प्रदेश में वो स्नातक है। जैसे ही स्नातक की बात आती है, यानी कि वो कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षक बनने के लिए अर्हता उसके पास हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? वैसे इसका जो मूल है वो ये है कि कक्षा 1 से 5 तक का किसी को शिक्षक बनना है तो उसके पास में स्नातक होना अनिवार्य नहीं है। उसके पास में कक्षा 12 उसने पास किया हो, 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा उसके पास हो, या डिप्लोमे के अंतिम वर्ष में भी हो, तो भी वो इस परीक्षा को दे सकता है। बिंदु स्पष्ट है? जब कक्षा 6 से 8 तक की बात आएगी तो वहां ध्यान रखना है कि यहां स्नातक अनिवार्य हो जाता है। स्नातक हो और 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में वो होना चाहिए। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? यहां तक में कोई समस्या नहीं। अब हमने जैसे बात की कि दोनों ही स्तर में जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो अलग अलग हैं, तो पहले हम क्या बात कर लेते हैं सीटेट में? पहले हम पेपर 1 के लिए बात कर लेते हैं कि पेपर 1 के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, पेपर 1 में यानी कि आप कहेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए, जो पेपर 1 में बैठने के लिए, अपीयर होने के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए, उनकी बात हम कर लेते हैं। जैसे एक बात तो ध्यान रखेंगे, हमने कहा कि उसके पास में उच्चतर माध्यमिक पास किया हो, यानी कि 12th पास की हो, कम से कम ये है 12th पास की हो, और 12th भी कितने से, यानी कि न्यूनतम 50% अंकों से। न्यूनतम 50% अंकों से आप कहेंगे 12th पास की हो, उच्चतर माध्यमिक पास किया हो, और उसके साथ साथ में दूसरा बिंदु कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। या विद्यार्थी क्या हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है उसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होगा तो भी वो इस परीक्षा को दे सकता है। इस परीक्षा को पास कर लेने के उपरांत समय मिलेगा उसको ये डिप्लोमा अपना पूरा करना पड़ेगा। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो पहली शैक्षणिक योग्यता क्या हो गई कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12th पास किया हो, और साथ में क्या हो, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि डीएलएड हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बात एकदम स्पष्ट है। 2 वर्षीय डिप्लोमा हो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, अब वो या तो उत्तीर्ण हो डिप्लोमा या उसके अंतिम वर्ष में भी हो, प्रथम वर्ष उसका उत्तीर्ण हो। बिंदु स्पष्ट है? या तो ये हो, अथवा या तो ये होना चाहिए एक शैक्षणिक योग्यता, या तो ये हो, या इसके अलावा क्या हो कि कम से कम उसने 50% अंकों के साथ में 12th पास की हो। ये 50% ध्यान रखना है। न्यूनतम 50% अंकों से 12th पास की हो। दूसरा क्या है, प्रथम स्तर में कक्षा 1 से 5 में शैक्षणिक योग्यता कि कम से कम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक पास किया हो, या उसके पास में 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, यानी कि जो बीएलएड है, आप कह सकते हैं जो बीएलएड है। बिंदु स्पष्ट हुआ? या तो ये हो मतलब स्नातक इसमें भी उत्तीर्ण हो, या इसके भी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक? अब यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम लेवल 2 की बात करेंगे, पेपर 2 की बात करेंगे, तब इस बिंदु पर एक बार पुनः बात होगी। स्नातक वाली बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है? मूल याद रखना है
कि कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए मूल बात यह है कि आपने उच्चतर माध्यमिक पास किया हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा कम से कम हो या डिप्लोमे के अंतिम वर्ष में हो। बात समझ पा रहे हैं? जैसे ही स्नातक वाली बात आएगी तो हम कहेंगे पेपर 2 के लिए भी ये अर्हता हो जाएगी, ये शैक्षणिक योग्यता पेपर 2 के लिए भी हो जाएगी। जैसे ही स्नातक की बात आएगी वो बातें पेपर 2 के लिए भी लागू हो जाएंगी। अपवाद स्वरूप आपको उत्तर प्रदेश विशेष छोड़ देना है। बात समझ आ रही है यहां तक की? इसके अलावा या तो ये हो या ये हो, अथवा इसके अलावा तीसरा क्या कि कम से कम 50% अंकों के साथ में 12th किया हो। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? कम से कम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक पास किया हो, और इसके साथ में यदि उसके पास विशेष शिक्षा में जो स्पेशल एजुकेशन होती है, उस स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, उत्तीर्ण हो या उसके अंतिम वर्ष में हो। यहां ये स्पेशल एजुकेशन वाली बात ध्यान रखेंगे, हम इसको कहेंगे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र की बात आएगी तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे विशेष शिक्षा। जो स्पेशल एजुकेशन होती है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे किसी को जैसे बौद्धिक क्षमता बहुत कम है, किसी को सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड भी होती है, स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा भी होता है, उनके लिए वैकेंसी भी अलग से आती है। वहां भी लिखा होगा कि स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा हो, बीएड हो। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, उत्तीर्ण या वही अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। बात समझ आ रही है यहां तक की? ये स्पेशल एजुकेशन वाली बात हो गई कि या तो आपके पास में 2 वर्ष डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या उत्तीर्ण नहीं है तो अंतिम वर्ष में हो। इसके अलावा भी अथवा या तो ये शैक्षणिक योग्यता हो, यदि ये भी नहीं है तो इसके अलावा स्नातक किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, और उस ग्रेजुएशन के साथ में यदि 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है वो है तो भी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। ये भी शैक्षणिक योग्यता है। दो वर्षीय डिप्लोमा। अब जैसे ही स्नातक वाली बात आई तो आप याद रखेंगे जैसे ही स्नातक की बात आ गई तो स्नातक की बात हमने क्या की? पेपर 2 यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी। बिंदु एकदम स्पष्ट है। तो पेपर 1 या लेवल 1 प्रथम स्तर के लिए कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ में कक्षा 12 जो है वो पास की हो, और उसके साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। बिंदु एकदम स्पष्ट है यहां तक का? डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या डिप्लोमे के अंतिम वर्ष में हो, प्रथम वर्ष उत्तीर्ण है तो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। ये सारी बातें हो गई पेपर 1 के लिए। लेवल 1 के लिए, पेपर 2 के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है? शैक्षणिक योग्यताएं। अब यहां स्नातक आवश्यक है। जैसे प्रारंभिक स्तर पर बात की कक्षा 1 से 5 के लिए, पेपर 1 के लिए, प्रथम स्तर के लिए, वहां स्नातक अनिवार्य नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनना चाहेंगे तो वहां स्नातक अनिवार्य है, ग्रेजुएशन अनिवार्य है। बिंदु स्पष्ट है? उत्तर प्रदेश में यहां डिप्लोमा के लिए भी मिनिमम अर्हता क्या है? शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। इसलिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सीधा कक्षा 1 से 8 तक के लिए वो भी शैक्षणिक योग्यता उसकी हो जाती है। बिंदु स्पष्ट हुआ? क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी वो उसमें आ गया, और 6 से 8 के लिए स्नातक चाहिए वो भी उसमें शामिल हो गया। बिंदु स्पष्ट है? तो पेपर 2 के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको एक एक करके बात कर लेते हैं। यहां ध्यान क्या रखना है? यहां ध्यान रखेंगे स्नातक, यानी कि क्या हो? पहली बात स्नातक हो, और स्नातक के साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में
2 वर्षीय डिप्लोमा, वही बात आ जाएगी, 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। बिंदु स्पष्ट है एकदम सहजता के साथ में। अथवा या तो ये हो शैक्षणिक योग्यता, यदि ये नहीं है मान लीजिए तो न्यूनतम 50%, अब इस पे फिर से ध्यान देना है, 50%, कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। ठीक है, यानी कि ध्यान बेसिक क्या ध्यान रख लेंगे कि ये तो ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन नहीं है, पोस्ट मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और उसके साथ में बीएड हो, बीएड हो, और बीएड भी क्या या तो उत्तीर्ण हो या वही बात अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। बात समझ आ रही है यहां तक कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, ये वाली बात हो गई। उसके बाद अगला बिंदु क्या, अगला बिंदु है शैक्षणिक योग्यता, कि आपने जो मैंने आपसे कहा था कि पेपर 1 में कि इस बिंदु पर ध्यान देना है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक पास किया हो, और उसके साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक, यानी कि जो आप कहेंगे जो बीएलएड वाली बात समझ पा रहे हैं, बीएलएड वाली बात यानी कि डिग्री की बात आ जाएगी, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा, उसकी भी शैक्षणिक योग्यता हो जाएगी। इसमें उत्तीर्ण हो या इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के, इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। बिंदु स्पष्ट है। हमने वही बात की थी कि उस स्नातक वाले बिंदु पर ध्यान रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक आ गया तो वो भी कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनने की पात्रता रखता है, शैक्षणिक योग्यता रखता है। बिंदु स्पष्ट है। या तो ये हो अथवा अब एक बात आ जाएगी स्पेशल एजुकेशन वाली, विशेष शिक्षा वाली। न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12th किया हो। फिर आपने देखा होगा कि जो बीएड होता है, या हम कहें जो बीएससी बीएड करते हैं, उनमें उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। बिंदु स्पष्ट है। यानी कि 50% अंकों के साथ में 12th किया हो, फिर उसके बाद में बीए बीएड किया हो या बीएससी बीएड किया हो। ठीक इसी प्रकार से जो स्पेशल एजुकेशन वाली बात है, विशेष शिक्षा वाली बात है, वो भी कि आपने स्नातक या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और साथ में क्या है बीएड, और बीएड किसमें, विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन में बीएड हो। बात समझ पा रहे हैं। मूल बात क्या ध्यान रखनी है, कक्षा 1 से 5 के लिए 12th किया हो और 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, ये मूल बात याद रखेंगे। जब कक्षा 6 से 8 की बात आएगी तो उसमें मूल बात क्या ध्यान रखेंगे, स्नातक किया हो, बीएड किया हो या डिप्लोमा भी किया हो। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का, यहां तक में किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, ये पेपर 1 पेपर 2 की बात हो गई। अब यदि हम बात करें परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर, अभी हमने दोनों पेपर को लेकर, दोनों लेवल, दोनों स्तर को लेकर शैक्षणिक योग्यता की बात कर ली कि शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। अब ऐसे ही पेपर 1 और पेपर 2 का जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर बात कर लेते हैं, एक आइडिया आपको हो जाएगा। पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में भी हमने बात की कि कुल प्रश्न कितने, 150 प्रश्न, कुल समय कितना, कुल अवधि कितनी है, 150 मिनट, कुल अंक कितने निर्धारित हैं, 150 अंक।
नेगेटिव मार्किंग है, आप कहेंगे नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात समझ आ रही है? तो 150 प्रश्न जो हैं, 150 प्रश्न ये 5 खंडों में विभाजित होते हैं, 5 खंडों में होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं। एक एक की बात कर लेते हैं कि जो खंड 1 है, खंड 1 ये भी आप जो पाठ्यक्रम देखेंगे ना, तो जो राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उनमें लगभग में आप देखेंगे कि एक जैसा पाठ्यक्रम है। बात समझ पाए? इतना बिंदु स्पष्ट है? जैसे आप देखेंगे, हम यहाँ बात करेंगे, जैसे खंड 1 क्या कहता है, जो पेपर 1 का खंड 1 है वो क्या कहता है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाली जो बात है, ठीक ऐसा ही पाठ्यक्रम आप देखेंगे रीट में भी है, अन्य राज्यों की भी पात्रता परीक्षा में भी है। वहां जैसे रीट में क्या लिखा मिलता है, रीट में लिखा मिलता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? यहां क्या लिखा हुआ है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी की बात आती है, सीडीपी के नाम से आप जानते होंगे। यहां से 30 प्रश्न आते हैं कुल, और 30 अंक उनके लिए निर्धारित है, एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। तो खंड 1 से अनिवार्य खंड है, वहां से क्या प्रश्न आएगा आपके सामने, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से प्रश्न आएंगे। जो खंड 2 है, इस दूसरे खंड में एक भाषा का चयन करना होता है, एक भाषा का चयन करना होता है, फिर उस भाषा से आपको सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस भाषा के पेडागोजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसके शिक्षण में समस्याएं क्या हैं, मूल्यांकन को लेकर बात आती है, सीसीई को निरंतर लेकर प्रश्न बनते हैं। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि आपको एक भाषा का चयन करना होगा, आप अंग्रेजी भाषा का चयन कीजिए, हिंदी का चयन कीजिए, संस्कृत का चयन कीजिए, उर्दू का चयन कीजिए, कुल मिलाकर इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके सामने 20 भाषा का विकल्प रहेगा। बात समझ पाए? उनमें से किसी एक भाषा का आप चयन करेंगे, उसके प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। यहां से भी आपके सामने 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक उनके लिए निर्धारित होंगे। बिंदु स्पष्ट है? जो खंड 3 है, खंड 3 में भी एक भाषा का चयन करना है, यानी कि यहां दूसरी भाषा का चयन आप करेंगे, उस भाषा का चयन करेंगे जिसका यहां पे ना किया हो, विकल्प वही 20 भाषाएं आपके सामने रहेंगी। बात समझ पा रहे हैं? तो जिस भाषा का चयन यहां कर लिया है, उसको छोड़कर जो शेष 19 भाषाएं बची, उनमें से किसी भाषा का चयन आप करेंगे और उसके प्रश्नों का जवाब देंगे। कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न आपसे यहां से भी पूछे जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? पेपर 1 का तीसरा खंड की बात हो गई। जो चौथा खंड है वो गणित का है। खंड 4 में आपसे गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड 4 में गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, और गणित के भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। बिंदु स्पष्ट है? 30 प्रश्न, 30 अंक उसके लिए निर्धारित हैं। जो खंड 5 है, अंतिम खंड है, खंड 5, यहां से आपसे पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न रहते हैं? 30 प्रश्न रहते हैं, 30 अंक उनके लिए निर्धारित हैं। बिंदु स्पष्ट हो गया? यानी कि पेपर 1 में 150 प्रश्न जो हैं वो 5 खंडों में विभाजित हैं। पहला खंड आपका क्या है? सीडीपी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे। जो दूसरा खंड है, दूसरा और तीसरा खंड, ये भाषा के चयन को लेकर है। आपके सामने 20 भाषाएं लगभग रहेंगी, उनमें से किसी भाषा का चयन आपको करना होगा। दोनों खंडों में अलग अलग भाषा का चयन करना है, जिसका चयन यहाँ कर लिया उसको छोड़कर शेष में से अलग भाषा का चयन आपको यहाँ करना होगा। जो चौथा खंड आपके सामने रहेगा वो है गणित, और 5वां खंड रहेगा आपके सामने ईवीएस, आप जिसको कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। बिंदु स्पष्ट है? 150 प्रश्न है, 5 खंड हैं, पांचों ही खंडों में 30-30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 30-30 अंक सबके लिए निर्धारित हैं। बिंदु स्पष्ट हो गया? ये एक ओवरऑल आपका आइडिया हो जाएगा कि पेपर 1 में 150 प्रश्न हैं, 5 खंडों में विभाजित होकर आएंगे, कुल अंक 150 हैं, कुल समय 150 मिनट है। बिंदु स्पष्ट हुआ? पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2, तो पेपर 2 में भी आपके सामने 150 प्रश्न हैं, 150 अंक हैं, 150 मिनट आपको मिलेगी। लेकिन यहां जो 150 प्रश्न होते हैं,
वो आपके सामने 4 खंडों में विभाजित होते हैं। 4 खंडों में, पेपर 1 में 5 खंडों में थे, पेपर 2 की बात जब आएगी यहाँ 4 खंडों में विभाजित 150 प्रश्न आपके सामने आते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि काफी चीजें पेपर 1 से मिलती जुलती हैं। जैसे बात करें पहले खंड की ही, तो यहाँ भी वही है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सीडीपी ही है। यहां भी ठीक वही 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 30 अंक उनके लिए निर्धारित रहेंगे। सेम पाठ्यक्रम वही है, सेम सिलेबस वही है, जो पेपर 1 का है वही सिलेबस पेपर 2 में भी है, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति में अंतर आ जाएगा। वहां जो पेपर 1 में जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न बनेंगे प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों के अनुसार। जब आप बात आएंगे पेपर 2 की, तो यहां हो जाएगा वो माध्यमिक स्तर के। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि प्रश्नों की प्रकृति में अंतर आ जाएगा, प्रश्न थोड़े जटिल हो जाएंगे। बिंदु स्पष्ट है? यहां तक का पाठ्यक्रम ठीक वही है। खंड 2 की बात करें तो वही भाषा का चयन यहां भी करना है आपको। एक भाषा का चयन यहां भी करना है, ठीक वही विकल्प आपके सामने रहेंगे और यहां से भी आपके सामने 30 प्रश्न आएंगे। ठीक ऐसे ही जो खंड 3 है वो भी पेपर 1 के जैसा ही है, यहां भी आपको भाषा का चयन करना है और यहां से भी 30 प्रश्न आपके सामने आएंगे। बिंदु स्पष्ट है? जो अंतिम खंड है उसमें परिवर्तन है। अंतिम खंड में क्या परिवर्तन है? अंतिम खंड में परिवर्तन यह है कि मान लीजिए किसको, जो यहां एक हम ए और बी कर देते हैं, जो गणित और विज्ञान के शिक्षकों हेतु, जो गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यहां से जो इसका चयन करते हैं 60 प्रश्न आते हैं। बिंदु स्पष्ट है? ये शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कि किसी का बैकग्राउंड मैथ साइंस रहा है तो वो इसका चयन करेंगे, इसके प्रश्नों का जवाब देंगे। या फिर दूसरा, जो सामाजिक विज्ञान या आप कहिए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु इसका चयन करते हैं, तो यहां से 60 प्रश्न रहेंगे, 60 अंक उसके लिए निर्धारित है। बात एकदम सहजता के साथ में स्पष्ट है। पेपर 1 में 150 प्रश्न हैं, 5 खंडों में विभाजित होकर आपके सामने आएंगे। जो पहला खंड है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, सीडीपी का है। 30 प्रश्न आपके सामने रहेंगे, 30 अंक उसके लिए निर्धारित है। खंड 2 में आपको एक भाषा का चयन करना है, 30 प्रश्न वहां से भी आएंगे, 30 अंक निर्धारित है। खंड तीसरा जो है वहां भी आपको दूसरी भाषा का चयन करना है, जिसका पहले कर चुके हैं उसको छोड़कर अन्य भाषा का आप चयन करेंगे, वहां से भी 30 प्रश्न आपके सामने रहेंगे। पेपर 1 में जो खंड 4 है वो गणित का है, 30 प्रश्न आपके सामने रहेंगे, 30 अंक निर्धारित है। पेपर 1 में जो खंड 5 है वो पर्यावरण अध्ययन का है, 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक उसके लिए निर्धारित है। तो कुल 150 प्रश्न है, 5 खंडों में विभाजित है। पेपर 2 की बात आएगी तो आप देखेंगे कि शुरुआत के जो ये तीनों खंड है ये ठीक वैसे ही हैं जैसा पेपर 1 में है। बात समझ पा रहे हैं? पाठ्यक्रम भी इनका वैसा ही है, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये माध्यमिक स्तर के प्रश्न बनते हैं। फिर जब आप पेपर 1 में देखेंगे तो वो प्रारंभिक विद्यार्थी के जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था में है उसके अनुसार प्रश्न बनते हैं। वही अंतर समझेंगे कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 वाला। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो यहां जो चौथा खंड है, जब पेपर 2 की बात आएगी तो 150 प्रश्न है, 4 खंडों में विभाजित है, 150 मिनट का समय मिलेगा, 150 अंक उसके लिए निर्धारित है, एक प्रश्न का 1 अंक है। जो चौथा खंड है उसमें यदि किसी को गणित और विज्ञान का बैकग्राउंड रहा है, गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना है, उसके 60 प्रश्न रहेंगे, उसका चयन करेगा, उनके प्रश्नों का जवाब देगा। यदि किसी को सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनना है तो वो उसका चयन करेगा, 60 प्रश्न रहेंगे उसके भी, और उसको 60 प्रश्नों का जवाब देना होगा। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो दोनों पेपर में 150 प्रश्न है, 150 अंक है, 150 मिनट का समय है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे, उनमें से सही विकल्प का उत्तर आपको चयन करना है। बिंदु स्पष्ट है? मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूं कि आपको अब पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर एक स्पष्टता हुई होगी।
पाठ्यक्रम को लेकर भी कि कैसा सिलेबस है, किन खंडों में विभाजित होकर प्रश्न आपके सामने आते हैं, शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर जो एक भ्रम की स्थिति रहती है वो भी आपकी अवश्य ही दूर हुई होगी। मूल बात यही याद रखनी है कि पेपर 1 के लिए आपके पास में स्नातक होना अनिवार्य नहीं है, अपवाद स्वरूप उत्तर प्रदेश विशेष को छोड़ देना है। बात समझ पा रहे हैं? मूल में उसके यही है। जब आप कक्षा 6 से 8 की बात करते हैं, द्वितीय स्तर की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं, तो वहां स्नातक होना अनिवार्य है। अब जिसके पास में स्नातक है यानी कि वो क्या होगा, वो 6 से 8 के लिए अर्हता रखता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? जो सुप्रीम कोर्ट वाला आदेश है उसके अनुसार क्या हुआ कि जो बीएड डिग्री धारक थे, जिनके पास में बीएड है, वो पहले कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी फॉर्म भर रहे थे। अब क्या हुआ, यानी कि जो डीएलएड वाले थे, जो बीटीसी वाले थे, जिनके पास डिप्लोमा है, वो कहीं ना कहीं उससे पीछे छूट रहे थे, या आप ये कह लीजिए जो भी उस समय की बहस रही होगी। अभी के लिए क्या है, अब वर्तमान आदेश के अनुसार चीजें ये हैं कि स्नातक किए हुए जो हैं वो प्रारंभिक से बाहर रहेंगे, प्राइमरी से बाहर रहेंगे, पीआरटी से बाहर रहेंगे। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि दोनों पेपर को लेकर शैक्षणिक योग्यताएं जो हैं उसको लेकर चीजें स्पष्ट हुई होंगी। कुछ नई चीजें आपने अवश्य ही सीखी होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।